हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 3 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, जिसके अंतर्गत खंड्य और खंडेतर ध्वनियों के बारे में, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसी इकाई के अंतर्गत हिंदी भाषा के विविध रूप को हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और आखिर में है देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये यूनिट 3 का पूरा पाठ्यक्रम है और इस वीडियो लेक्चर में हमने इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लंबी तो होगी ही, लेकिन इसकी लंबाई पर न जाकर आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके पढ़ने की जो सीटिंग है और प्लान है वो धीरे धीरे बढ़ गया होगा और एक बैठक में आप एक एक इकाई कंप्लीट करते जा रहे होंगे। हम अभी नोट्स के माध्यम से बातचीत करेंगे। कई विद्यार्थी हैं जो कमेंट्स कर कर बार बार परेशान हो रहे हैं कि उनको एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो उस पर हम समय के अनुसार एमसीक्यू देंगे और विश्वास कीजिए आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट की जाएगी। बस अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखिए और मेरे भी स्वास्थ्य को अनुभूत कीजिए। तो चलते हैं, हम बात करते हैं इस पूरी इकाई के ऊपर। हमने सिलेबस पर चर्चा कर ही ली। अब देखते हैं कि हिंदी की जो स्वनिम व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हमें खंड और खंडेतर ध्वनियों को पढ़ना है, ये खंड और खंडेतर ध्वनियां आखिरकार हैं क्या। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको किसी न किसी किताब में ये खंड और खंडेतर ध्वनियां मिल जाएंगी। बस हमें ध्यान में रखना है कि खंड और खंडेतर ध्वनियां इन्हीं को कहा जाता है। मूलतः इसके दो भेद होते हैं। अगर हम जब ध्वनि विज्ञान पढ़ते हैं तो ध्वनि विज्ञान को दो भागों में बांटने का प्रयास भाषाविदों ने किया है। तो दो भेद हैं, खंड्य और खंडेतर। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ध्वनि जिसका कि उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो सकता है उसे खंड ध्वनि कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त जो भी ध्वनियां होती हैं वो खंडेतर ध्वनियां होती हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार ये खंड ध्वनियां हैं क्या। लिखा गया है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो सकता है उन्हें खंड ध्वनियां या ध्वनिग्राम कहते हैं। यहाँ पर ध्वनिग्राम जो लिखा हुआ है इसको आप ध्वनियां भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जब आप ध्वनि विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर दो तीन शब्द आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक तो आता है ध्वनि, दूसरा आता है स्वनिम, और तीसरा आता है ध्वनिग्राम। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची आप रख सकते हैं, समानार्थी रूप में ही है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, तो यहाँ पर हो सकता था हिंदी की ध्वनि व्यवस्था भी हो सकता था। ठीक है, तो खंड ध्वनि क्या है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो सकता है उन्हें खंड ध्वनियां कहते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और इसको 11 हम कैसे गिनेंगे, इसके भी दो भेद हैं। केंद्रीय स्वर जिसकी संख्या 10 है, जिसके अंतर्गत अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ स्वर ध्वनियां आ रही हैं, तो केंद्रीय स्वर ध्वनियां हैं। दूसरा जो इसका भेद किया गया है अकेंद्रीय स्वर ध्वनियां, जिसमें कि एक ही स्वर आ रहा है जो कि अ है। यानी कि जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो एक इसको अंग्रेजी से आगत स्वर ध्वनि हम जानते हैं या फिर कहते हैं। तो मात्र अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है कि अ या डॉक्टर, ठीक है, या फिर कॉलेज कई बार बोला जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें जो ध्वनि आई हुई है ये किस टाइप की ध्वनि है, तो ये हुई खंड ध्वनि, और उसमें भी अकेंद्रीय। ठीक है, इसी तरीके से व्यंजन ध्वनियों को भी बांटा गया है, जिनकी संख्या
कुल 40 है। कौन कौन सी हैं? केंद्रीय व्यंजन ध्वनियां, जिसमें कि 35 व्यंजनों की बात की गई है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट से लेकर पूरा ढ़ तक आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो 35 इसकी संख्या है। इनको आपको भली भांति एक बार देख लेना चाहिए। बाकी जिसकी संख्या कम होती है उसे हमें ज्यादा ही ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेज होते हैं, संभावनाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर केंद्रीय स्वर ध्वनियां हैं 10 हैं, तो हो सकता है कि इसमें से न पूछा जाए, लेकिन अ को जरूर पूछा जा सकता है कि ये कैसी ध्वनि है, खंड्य ध्वनि है या फिर खंडेतर ध्वनि है। तो अब आप सभी बता ही देंगे कि ये कौन सी ध्वनि है। उसी तरीके से व्यंजन का जब आप देख रहे हैं तो इसकी संख्या 40 बताई गई और केंद्रीय व्यंजन की संख्या 35 है, लेकिन अकेंद्रीय व्यंजन की संख्या 5 है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है क, ख, ग, ज और फ। ये 5 जो है वो अकेंद्रीय व्यंजन ध्वनि है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि ये केंद्रीय में भी शामिल है। ठीक है, क, ख, ग तक तो शामिल है, यहाँ तक कि ज भी है और फ भी है, लेकिन इनको अलग भी रखा गया है। तो विशेष तौर पर इनको जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी अकेंद्रीय व्यंजन ग्राम की बात आएगी, व्यंजन ध्वनि की बात आएगी, तो उसकी संख्या 5 है। टोटल हो गई संख्या इसकी 40। आगे बात करते हैं खंडेतर ध्वनि के ऊपर। खंडेतर ध्वनियां क्या है? जो ध्वनियां अपने उच्चारण के लिए खंड ध्वनि पर निर्भर होते हैं या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, ऐसे ध्वनियों को खंडेतर ध्वनियां कहते हैं। अब बात और क्लियर हो गई होगी कि जो खंड ध्वनियां हैं ये क्या है? स्वतंत्र उच्चारण होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। दोनों में अंतर आप देख रहे हैं। और जो खंडेतर ध्वनियां हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होती हैं, बल्कि ये सब खंड ध्वनियों पर आधारित होती हैं। खंडेतर ध्वनियों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं और ये पांचों प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार तो परीक्षाओं में आ भी जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो 5 कौन से हैं। दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और जो 5वां है वो है संगम। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, एक जगह नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, इसके बाद है अनुतान, फिर संगम। तो पांचों अंगुलियों पर इनको गिन लीजिए। इसके बाद पूरा आपका जो फैक्ट्स है या फिर तथ्य है वो क्लियर हो जाएगा। अब दीर्घता हम देखते हैं कि क्या है। दीर्घता इसे अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की दीर्घता प्राय ध्वनिग्रामिक ही होती है। जैसे हिंदी में कुछ न्यूनतम विरोधी युग्म इस प्रकार मिलते हैं, जैसे बचा, बच्चा, सजी, सज्जी, पिला, पिल्ला, बला, बल्ला, गदा, गद्दा, पता, पत्ता। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द युग्म है, इन शब्द युग्मों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उच्चारण में अंतर हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं पता, तो आप देख रहे हैं कि उतना दीर्घता इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं पत्ता तो थोड़ा सा उच्चारण में अंतर हो रहा है। ठीक है, लेंथ में इसके अंतर हो रहा है, क्योंकि ये पोर्शन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं ये भाषा विज्ञान है, तो थोड़ा सा इसमें वैज्ञानिकता रहेगी। आप इसको प्रैक्टिकली या फिर व्यवहारिक रूप में जांच भी कर सकते हैं कि कितना सही है। जैसे लोग बोलते हैं कि ये बला टल गई। ठीक है, बला वही शब्द है यहाँ पर, बला के स्थान पर जब बल्ला बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा जो उच्चारण है उसमें उसकी लेंथ में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जैसे हमने बोला पीला, ठीक है, पानी पीला, लेकिन जब हम बोलेंगे कि ये कुत्ते के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, पिल्ला, तो फिर यहाँ पर उच्चारण आप देख रहे हैं कि अलग हो रहा है। ये दीर्घता के कारण है। ठीक है, अगला जो प्रकार है खंडेतर ध्वनियों का वो है अनुनासिकता। ठीक है, इसे अंग्रेजी में नेशनलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में स्वरों की अनुनासिकता भी ध्वनिग्रामिक होती है। जैसे इसके न्यूनतम विरोधी युग्म हिंदी में इस प्रकार मिलते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है पूछ,
पूंछ, गोद, गोंद, सास, सांस, सवार, संवार, साग, सांग। ठीक है, तो शब्दों में आप देख रहे हैं कि जो अनुनासिकता यहाँ पर है, इसी को बोला जा रहा है, जो यहाँ पर बिंदी दी गई है। ठीक है, बिंदी देने से ही इसके अर्थ में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इन बदलावों को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो अनुनासिकता खंडेतर ध्वनियों के अंतर्गत है और उसके कारण कैसे शब्दों में के अर्थों में बदलाव हो रहा है वो भी भली भांति आप समझ रहे होंगे। तीसरा है बलाघात। इसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। वाक्य के स्तर पर बलाघात भी ध्वनिग्रामिक होता है। जैसे हिंदी में न्यूनतम विरोधी वाक्य इस प्रकार मिलते हैं, रोको मत, जाने दो। तो आप देख रहे हैं रोको मत के बाद यहाँ पर कॉमा आया है, जाने दो। इससे ये पता चल रहा है कि कोई जाने के लिए तैयार है, उसको जाने दो, रोको मत। लेकिन यहाँ पर है एक और वाक्य दिया गया, रोको मत जाने दो। तो ये अब बलाघात के ऊपर निर्भर करता है कि किसी वाक्य का अर्थ कैसे सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं, रोको मत, जाने दो, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को जाना है। और दूसरा वाक्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर रोका जा रहा है कि मत जाइए। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और कई बार जब आप बचपन की कक्षाओं में पढ़ते रहे होंगे तो कामा इत्यादि का काफी ध्यान दिया जाता था छोटी कक्षाओं में, क्योंकि इस कामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देख रहे हैं कि कामा के वजह से ही बलाघात की सार्थकता है कि किस पर हमें ज्यादा जोर देना है। ठीक है, तो इस उदाहरण के माध्यम से बलाघात को भी आप समझ गए होंगे कि जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वही क्या है, बलाघात है, अगर हम किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो। और उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर बता दिया। अब चौथा जो प्रकार है वो है अनुतान। अनुतान इसे अंग्रेजी में इंटोनेशन कहते हैं और हिंदी में इसे सुर लहर भी कहा जाता है। वाक्य के स्तर पर अनुतान भी ध्वनिग्रामिक होती है। जैसे हिंदी में इसके न्यूनतम विरोधी वाक्य इस प्रकार मिलते हैं। एक ही उदाहरण दिया गया है 3 वाक्यों के आधार पर। जैसे जब हम सामान्य तरीके से कहते हैं कि मोहन सो गया, तो साधारण वाक्य है मोहन सो गया। जब हम प्रश्न सूचक वाक्य प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं मोहन सो गया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है। और जब आश्चर्य सूचक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मोहन सो गया, मोहन सो गया, मोहन सो गया, ये भी आश्चर्य हो रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर कि वाक्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसी से ये अर्थ पता चलता है कि कहां पर साधारण वाक्य है, कहां पर प्रश्न सूचक वाक्य है, कहां पर आश्चर्य सूचक वाक्य है। जैसे मैं इस उदाहरण के अतिरिक्त एक उदाहरण देता हूं। जैसे हम बोलेंगे अच्छा, फिर बोलते हैं अच्छा, ठीक है, फिर बोलेंगे कि अच्छा। तो ये अच्छा जो शब्द है, देख रहे हैं कि अलग अलग अर्थ, अलग अलग उच्चारण, यानी अनुतान के ऊपर निर्भर है कि कब किसका कैसे आप प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, इसके बाद है संगम। इसे अंग्रेजी में जंक्चर कहते हैं। यह संगम भी ध्वनिग्रामिक होता है। जैसे इसके भी कुछ न्यूनतम विरोधी युग्म हिंदी में इस प्रकार मिलते हैं। जैसे पीली पीली, ठीक है, जैसे मैं कहूं पीली और इसको क्या कहा गया, पीली। ठीक है, यहां पर गैप होना चाहिए था। इसी तरीके से दिया गया है खाली और खाली, तुम्हारे, तुम्हारे। जैसे यहां पर देखिए ये शब्द दिया गया तुम्हारे, यानी कि किसी चीज में कोई पराजित हुआ है, लेकिन इसी को जोड़ देंगे, संगम कर देंगे तो तुम्हारे अलग हो गया। इसी तरीके से पीली मतलब दवा पीली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेकिन इसी को जब जोड़ देंगे तो अलग अर्थ यहां पर निकल रहा है। इसी तरीके से जब होली आती है तो कई बार आप देखते होंगे फेसबुक इत्यादि पर लोग लिखते हैं कि मेरी होली होली, ठीक है, मेरी होली होली। तो ये क्या है,
लिखने का एक ढंग है। कई लोग लिखते हैं कि मेरी तो होली होली आपकी हुई कि नहीं, इस टाइप से। तो देख रहे हैं कि जब एक में जोड़ रहे हैं तो ये होली जो है एक पर्व के रूप में यहाँ पर अर्थ दे रही है, और जब ये अलग अलग कर रहे हैं तो यानी कि कोई चीज कंप्लीट होने के अर्थ में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है, संगम का कमाल है। तो हम जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं या फिर विद्यार्थी हैं, भाषा विज्ञान जब पढ़ते हैं तो उसकी जो प्रयोगशाला है वो हमारे आसपास ही है, उसी में हमें प्रैक्टिस के माध्यम से इसे समझना है। तो उम्मीद है कि आप खंड और खंडेतर ध्वनियों दोनों के अंतर को समझ गए होंगे, और दोनों में जो भी विभाजन किया गया है उसका प्रकार है उसको भी समझ गए होंगे। खासतौर से आपको खंडेतर ध्वनियों को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब विकल्पों में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात खंडेतर ध्वनियों में कौन है कौन नहीं है। ठीक है। या फिर उदाहरण के माध्यम से भी देकर पूछा जा सकता है कि किसमें बलाघात है, किसमें अनुतान है, किसमें संगम है, किसमें अनुनासिकता है, किसमें दीर्घता है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो परीक्षा में आराम से हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक था कि हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। अभी तो हमने ध्वनियों की चर्चा की, खंडे और खंडेतर, लेकिन अब खंडे और खंडेतर जो ध्वनियां हैं इनको वर्गीकृत करने का आधार क्या रहा है। तो ये भी बहुत मजेदार यहाँ पर तथ्य है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वर्गीकरण के आधार पर बात करें तो प्रायः यह देखा जाता है कि ध्वनियां कंठ, नासिका, तालु आदि किसी न किसी स्थान से उच्चारित होती हैं। साथ ही उनके उच्चारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक या बाह्य किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। तो वर्गीकरण में संकेत मिलने लगा कि स्थान का महत्व है, दूसरा प्रयत्न का महत्व है। और जब हम प्रयत्न करते हैं तो वे ध्वनियां किसी न किसी इंद्रिय या करण का आश्रय लेकर उच्चारित की जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनियों के वर्गीकरण हेतु तीन मुख्य आधार होते हैं: स्थान, प्रयत्न, इंद्रिय या फिर करण। तो मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो नहीं है तो कोई और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और बाकी इन तीनों को ऑप्शन में रख दिया जाएगा। तो इन तीनों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनियों के वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या क्या हो सकते हैं: स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, या फिर इंद्रिय या करण के आधार पर। ठीक है। उदाहरण दिया गया कि जैसे त ध्वनि दंत्य है और प ध्वनि ओष्ठ है। आप देख रहे हैं कि त का उच्चारण स्थान दंत्य है और प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है। और इनको बोलने में भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है। एक को जब बोलेंगे तो प्रयत्न करते समय हमारी जो जिह्वा है वो दांत से जाकर स्पर्श करेगी, और जब प ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो ये ध्वनि दोनों होठों को मिला देगी। तो आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। तो इन दोनों ध्वनियों में अंतर क्या है? स्थानगत अंतर है। ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? एक दंत्य है और एक ओष्ठ है, स्थानगत अंतर हो गया। लेकिन त, थ और द तीनों ध्वनियां दंत्य होते हुए भी परस्पर एक नहीं है। इनमें से त ध्वनि अल्प प्राण है और थ ध्वनि महाप्राण है और द घोष ध्वनि है। अब ये आपके दिमाग में आने लगा होगा कि ये अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष कहां से आने लगा। तो इस पर हमने कई वीडियोज बनाई हुई हैं इस चैनल पर, आप देख भी सकते हैं। और फार्मूला के आधार पर भी हमने बताया था कि जो महाप्राण है इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, दोबारा भी नोट कर लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें से बस एक ही याद कीजिए, आप महाप्राण याद करेंगे तो अल्प प्राण अपने से याद हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर बात करें अघोष का, तो अघोष क्या है? 12, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। सघोष क्या हो गया? 345। जो बच रहा है वो, तो इसलिए आप एक ही याद कीजिए। मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूं, जो पुराने विद्यार्थी होंगे लगातार जुड़े होंगे वो जरूर इसको समझ रहे होंगे।
तो यहाँ पर बताया गया कि स्थानगत अंतर तो है, लेकिन इसमें भी अंतर है। कोई अल्प प्राण है, कोई महाप्राण है, कोई घोष है तो कोई अघोष है। ठीक है, तो दूसरा जो अंतर दिख रहा है वो है प्रयत्नगत अंतर। इनके अतिरिक्त ल के उच्चारण में जिह्वा का सहारा लेना पड़ता है और न के उच्चारण में नासिका का। तो इस तरीके से इंद्रियगत यानी जो कर्णगत अंतर है वो भी स्पष्ट हो गया होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से स्थान, प्रयत्न और करण, इन तीनों में क्या अंतर है और क्या एक दूसरे में सामंजस्य या फिर समानता है वो भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ध्वनियों का वर्गीकरण 3 प्रमुख आधारों पर किया जा सकता है। इसमें कह दिया गया स्थान, ओष्ठ से लेकर कंठ पिटक तक मुख विवर में कितने ही स्थान होते हैं जहां से निकलकर ध्वनि उच्चरित होती है, जो निश्वास वायु को अवरुद्ध किया करते हैं। मुख्यतः 8 स्थान ऐसे होते हैं जो ध्वनियों के उच्चारण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्थानों की संख्या कितनी बताई गई? 8। इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं और विकल्प में 8 दिया रहेगा तो तुरंत आप इसका सही उत्तर 8 बताएंगे। कौन कौन से 8 हैं उनको भी देख लीजिए। काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्च, दंत, ओष्ठ और जिह्वा मूल। ठीक है, ये 8 उच्चारण स्थान है। इन स्थानों से निकली हुई ध्वनियों का इनके आधार पर ही वर्गीकरण किया जाए तो क्रमशः 8 प्रकार यहां पर भी बन जाता है। क्या है? काकल्य, कंठ्य, तालव्य। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस शब्द में काकल्य हो गया, कंठ का कंठ हो गया, ठीक है, तालु का तालव्य हो गया, मूर्धा का मूर्धन्य, वर्ष जो यहाँ पर दिया गया था इसका वर्ष हो गया, दांत से दंत्य हो गया, ओठ से ओष्ठ्य और जिह्वा से जिह्वा मूलीय। तो ये क्या हो गया? इसका वर्गीकरण हो गया स्थान के आधार पर। अब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। लिखा गया कि मुख विवर के भीतर, आपको तुरंत अपना मतलब जो भी मुख विवर है ये सब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मुंह इत्यादि है। ठीक है, तो ओष्ठ से लेकर कंठ तक ध्वनियों के उच्चारण में तथा कंठ से नीचे ध्वनि उच्चारण में प्रत्येक व्यक्ति जो प्रयास करता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न मतलब यही हुआ कि जो उच्चारण हम करते हैं, कोशिश करते हैं, वही प्रयत्न है। अब इस प्रयत्न को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। जो प्रयत्न ओष्ठ से लेकर कंठ तक ध्वनि उच्चारण में किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ध्यान में रखिए, आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, आंतरिक भी इसको आप कर सकते हैं क्योंकि ये भाषा विज्ञान का टर्म है, तो उसी में हमने इसको लिखा है। बदलाव करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक में क्या है कि ओठ से लेकर कंठ तक ध्वनि उच्चारण जब किया जाता है तो आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो प्रयत्न कंठ से नीचे ध्वनि उच्चारण में किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब इसके भी भेद किए गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के कुल 5 भेद हैं: स्पृष्ट, ईषत्स्फुट, स्द्वित, वृत्त, विवृत, संवृत। खासतौर से ज्यादातर आपने विवृत और संवृत का नाम सुना होगा, और ये जो ऊपर 3 दिए गए हैं इनमें इनसे कम ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन कई बार विवृत और संवृत का सवाल पूछा जाता है, जिसमें कि जो होठ है वो कम खुलता है, किसी में ज्यादा खुलता है। जब उच्चारण करके आप देखेंगे जो भी वर्ण है तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी ध्यान में रखना है कि आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं इसको ध्यान में रखना है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाएगा कि विवृत कैसा प्रयत्न है या किस प्रकार का प्रयत्न है, तो तुरंत आप बताएंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं, जिसमें कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त,
स्वरित। इसमें आपने घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में पढ़ा होगा और इन्हीं से ज्यादातर सवाल आते भी हैं। जैसे हमारे चैनल से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में जिज्ञासा बहुत रहती है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन परीक्षाओं के समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानना, जिज्ञासा के अंदर में रखना जरूरी है। तो घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन्हीं से ज्यादातर सवाल आता है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, अभी हमने ऊपर बताया कि महाप्राण क्या है, ठीक है, अल्पप्राण क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है, ये मैंने बता दिया है। और रात में सोते वक्त जरूर एक बार इसको आप रिवाइज करेंगे कि क्या क्या महाप्राण है, अल्पप्राण, घोष, अघोष कौन कौन है, ठीक है। तो प्रयत्न भी आप समझ गए होंगे। अगर सवाल पूछा जाएगा कि अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तुरंत बता देंगे कि बाह्य प्रयत्न में आते हैं। अब जो तीसरा है करण, जिसको कि हम इंद्रिय भी कह रहे थे ऊपर, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इंद्रियां जैसे कि नाक, ठीक, इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मुख विवर में स्थित उन इंद्रियों को करण कहते हैं जो सतत गतिशील रहकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाया करती हैं। स्थान और करण में अंतर ही यह है कि स्थान तो स्थिर एवं अचल होता है, लेकिन करण सदैव अस्थिर एवं गतिशील होता है। ये अंतर है। इस दृष्टि से अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु और स्वर तंत्री को करण कहा जा सकता है। तो देखिए करण कौन कौन सा है, ओंठ को रख सकते हैं, मैंने नाक भी बताया था, नाक को रख सकते हैं, जीभ को रख सकते हैं जो आपका तालु है, स्वर तंत्री जो आपका कंठ है ना, ये सब करण के अंतर्गत आ गए। तो ये तो था, हमने बात कर लिया कि जो हिंदी की ध्वनियां हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या रहा है। तो मुख्य रूप से हमने स्थान, प्रयत्न और करण पर बात किया और उसके जो भेद हैं उन पर भी चर्चा की। तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है, तो उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में था कि हिंदी भाषा के विविध रूप। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब मैं यूनिट 2 में बात कर रहा था तो उसमें बात किया था कि हिंदी के विविध रूप, ठीक है, हिंदी के विविध रूप, जिसमें हमने 4 रूपों के बारे में बात किया था, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्कनी हिंदी। इसी में रेखता को भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है हिंदी के विविध रूप, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है हिंदी भाषा के विविध रूप, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। हिंदी भाषा के विविध रूप, अब जब हिंदी भाषा के विविध रूप को कहेंगे तो उसमें बोली आ जाएगी, विभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो उसी पर हम आगे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बोली के ऊपर। आमतौर पर सवाल पूछा जाता है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो पहले भी इस पर हमने बातचीत किया है, कई वीडियोज में बातचीत किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम देखेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। देखा जाए तो ये दोनों जो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से, बोली के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। मेन बात यही है, भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो भाषा के माध्यम से करे चाहे बोली के माध्यम से। लेकिन भाषाविदों ने कुछ इसमें अंतर भी किया हुआ है। वो अंतर क्या है? पहले तो कहा गया कि इनमें अंतर करना कठिन है, लेकिन फिर भी अंतर कुछ किया गया है। क्या है कि भाषा जो है एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन बोली अपेक्षाकृत सीमित इसका क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि विस्तृत और सीमित दोनों को अगर मापदंड माना जाए तो भाषा और बोली में अंतर है कि भाषा विस्तृत है और बोली का क्षेत्र है सीमित है उसकी अपेक्षा। लेकिन इसमें भी डिबेट है, कई लोगों का मानना है कि जितना लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी को भाषा माना जाता है, उसी तरीके से भोजपुरी का इलाका भी फैला हुआ है। यहाँ तक कि केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, बल्कि
नेपाल और अन्य कई देशों में भी भोजपुरी फैली हुई है। तो क्या वो बोली है या भाषा है? इसको लेकर कई बार लोग डिबेट करते हैं और तर्क वितर्क भी करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन हम परीक्षाओं में उतर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे कुछ तर्क नहीं काम चलते, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। अब हम दूसरा अगर अंतर देखें तो एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। जैसे हिंदी की बात करेंगे तो 18 बोलियों से मिलकर बना हुआ है। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कई जगह 17 लिखा हुआ है, कई जगह 18 लिखा है, तो किसको माना जाएगा? तो देखिए, पेपर बनाने वाले के अब आंसर में ये होना चाहिए कि क्या है, लेकिन मुख्य रूप से 18 बोलियों का ही जिक्र किया जाता है प्रामाणिक तौर पर। 17 की जो बात है ये कुछ विचारकों के माध्यम से, तो अभी आप 18 को ही कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि इसके लिए आप दावा भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे यहाँ पर हमने बात किया कि एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं और हिंदी इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें कि 18 बोलियां शामिल हैं। बोली के अंतर्गत उप बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, बोली में भी उप बोलियां हो सकती हैं, जैसा कि पिछली बार भी हमने कहा कि अवधि के अंतर्गत वैशवाड़ी, और इसके अतिरिक्त हमने बताया था आपको कि कन्नौजी को अवधि की उपबोली भी कहा जाता है। इसी टाइप से कई जब हम उपभाषाओं पर चर्चा कर रहे थे तो वहां पर कई ऐसी बोलियां आई थी जिनको कि एक दूसरे की उपबोली के रूप में देखा जा रहा था। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, अवधि के अंतर्गत वैशवाड़ी नाम की एक बोली उपबोली का जिक्र किया गया है। तो ये भी अंतर आप समझ जाइए कि भाषा में कई बोलियां समाहित हो सकती हैं और बोली जो होती है उसकी कोई एक उपबोली भी हो सकती है। एक भाषा की बोलियों के बीच पारस्परिक बोधगम्यता होती है। बोधगम्यता का मतलब कि एक दूसरे की बात समझ जाए, किंतु दो भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती है। कन्नौजी बोलने वाला व्यक्ति अवधि को तथा अवधि बोलने वाला कन्नौजी को समझ सकता है, क्योंकि एक ही भाषा हिंदी की दो बोलियां हैं, किंतु लेकिन हिंदी बोलने वाला तमिल को और तमिल बोलने वाला हिंदी को नहीं समझ सकता है। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई बोली है तो उसकी अगर उपबोली है तो हम समझ सकते हैं कि फला व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे मैं अगर कोई चीज भोजपुरी में बोलूंगा तो ये अवधि का व्यक्ति भी समझ जाएगा, क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग का जमाना है या फिर डिजिटल युग है, तो उसमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ पर एक देखिए पारंपरिक ढंग का उदाहरण दिया गया है, अभी भी जब आप साउथ में जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत भाषा को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है ना? तो वहां पर बाद में हम बात करेंगे संपर्क भाषा, वो भी आपको पढ़ना है इसी में। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा का एक मानक रूप होता है मतलब इसका एक व्याकरण होता है, लेकिन बोली का व्याकरण अभी उतना आपको मानक रूप में नहीं मिल पाएगा। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, जबकि बोली दैनिक बोलचाल में और लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है। बोली का प्रयोग क्षेत्रीय लोगों के साथ बोलचाल के लिए किया जाता है, जबकि अपने से बाहर के क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है, बोली का नहीं किया जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के प्रिंसिपल एक हैं, उन्होंने फिजिक्स को भोजपुरी में लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिक्स मतलब 9वीं 10वीं में जो पढ़ाई जाती है, या फिर फिजिक्स को उन्होंने भोजपुरी में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं किताब का नाम भी बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भले लिखा गया है कि भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, बोली का नहीं, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। ठीक है ना? अब लोग थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से जो हमारी सरकार है मातृभाषा पर जोर दे रही है। खासतौर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई हुई है, इसमें इस पर जोर दिया गया है। तो धीरे धीरे जो शिक्षाविद हैं वो भी इस तरफ प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। फिर भी मोटे तौर पर आप भाषा और बोली में अंतर कर लिए होंगे कि भाषा विस्तृत होती है, ये कई बोलियों का समुच्चय है, और जस्ट उल्टा बोली का करते जाइए। एक भाषा की बोलियों के बीच में बोधगम्यता होती है, समझ होती है उसमें, लेकिन दो भाषाओं के बीच में हो सकता है कि अगर जानकारी ना हो तो हमें बात करने में दिक्कत होगी। और उदाहरण दिया गया हिंदी और तमिल का,
बताया गया कि भाषा का मानक रूप होता है, बोली का नहीं होता है, यानी कि व्याकरण को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई। और ये भी बताया गया कि भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, और बोली का प्रयोग हम दैनिक बोलचाल में या फिर लोक साहित्य में या फिर परिवार में बात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग अलग अलग एरिया के यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपके परिवार में कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे मैं अपना अगर उदाहरण दूं, तो जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ खड़ी बोली में, जो कि एक भाषा हिंदी के तौर पर है, मानक रूप में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही घर जाऊंगा तो फिर भोजपुरी में बोलने की कोशिश होती है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती सी जा रही हैं, अब बोलियां भी मर रही हैं। आप इस पर मैं कभी और बात करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बोली। अब बात करते हैं मानक भाषा। ऊपर मानक भाषा का जिक्र हो गया है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो मानक भाषा यानी कि परिनिष्ठित भाषा, जो कि व्याकरणबद्ध हो। तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं। हिंदी के कई क्षेत्रीय रूपांतरण हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उसका मानकीकरण किया जाए, जिससे भाषा में एक रूपता स्थापित की जा सके। मानक भाषा की जरूरत क्यों है? भाषा में एक रूपता स्थापित करने के लिए। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो कई ऐसे विद्वान होंगे, वो कहेंगे कि आपके ऊपर पूर्वीपन का प्रभाव है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में एक व्यक्ति की विशेषता बताया कि उन पर पूर्वीपन का प्रभाव था। तो मैं यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर आगे बढ़ूंगा कि किसके बारे में ये बात कही थी, ठीक है। तो जैसे अगर कोई हरियाणा का है, तो वो हिंदी बोलेगा तो इस पे हरियाणवी का थोड़ा प्रभाव रहेगा। कोई अवध क्षेत्र का है, अगर वो हिंदी बोलेगा तो इस पे अवधी का हल्का फुल्का प्रभाव रहेगा। तो इसलिए कहा गया कि हिंदी का कोई एक क्षेत्र नहीं है, कोई एक नहीं क्षेत्र है, बल्कि इसमें करीब 8 से 10 राज्यों का इसमें मिश्रण है। तो उसमें बोलने में एक रूपता नहीं होती है। तो उसी को स्थापित करने के लिए इसकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है। जैसे आप देखेंगे कई जो पत्रकार हैं, हालांकि वर्तमान समय में क्षेत्रीयता के प्रभाव को भी अच्छा माना जा रहा है, बहुत इसको नकारात्मक अर्थ में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे जो न्यूज एंकर होते हैं या फिर नेशनल लेवल पर कोई एंकर होता है, तो वो थोड़ा सा मानक भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखिए। ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो, जिसका एक परिनिष्ठित रूप निश्चित हो गया हो, मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं तथा उनके अनेक क्षेत्रीय भेद भी हैं। ऐसी स्थिति में खड़ी बोली हिंदी को ही मानक हिंदी कहा गया है। इसको एक मानक रूप दिया गया है कि किस शब्द का कैसे उच्चारण करना है, कहाँ पर बलाघात का प्रयोग करना है, कहाँ पर अनुतान का प्रयोग करना है, कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करना है। देखिए, ये इकाई इसीलिए आपको एक साथ बनाकर दी गई है। इसमें खंडे खंडेतर ध्वनियों को अलग नहीं कर सकते आप, जोड़कर ही आपको देखना है, तभी आप मानक रूप को ठीक से समझ पाएंगे। मानक रूप जब बना दिया गया है हिंदी को ही, तो यही खड़ी बोली हिंदी शिक्षा का माध्यम बन गई। यही पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है, और यही संचार माध्यमों में भी प्रयुक्त होती है। मुझे याद है कि मेरा बचपन से ही ये शौक था कि मैं एक एंकर बनूं, और आरजे बनने की मेरी पूरी कोशिश थी। लेकिन बाद में मैं प्रोफेसर बन गया। तो एक बार नई दिल्ली से एक दूरदर्शन से व्यक्ति आए हुए थे, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि साहित्यकारों का इंटरव्यू ले, ठीक है। तो मेरी रुचि थी इसमें, मैंने उनको एक अपना ऑडियो सुनाया, तो उन्होंने कहा कि आप पे थोड़ा सा पूर्वीपन का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन जब आपको ट्रेंड किया जाएगा तो हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाए। ये बात मैं मतलब 10 वर्ष पहले की बता रहा हूँ, लेकिन अब तो ये सारी बाध्यताएं धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। अब तो आपका उच्चारण ही आपकी पहचान सी हो गई है, ठीक है ना। तो देखिए, पढ़ना और व्यवहारिक रूप में बड़ा अंतर होता है, फिर भी हमें यहाँ पर चीजों को देखना है। अब ही जो जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी को मानक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी भी कहते हैं। जैसे मेरे साथ तमिल के लोग भी पढ़ते थे, ठीक है। और क्योंकि जेएनयू में आप देखेंगे तमिल, उर्दू, हिंदी, अब तो कन्नड़
का भी यहाँ पर सेंटर खुल गया है। तो ये इन 3-4 जो भाषाओं का अध्ययन किया जाता है वहाँ पर। तो तमिल के लोग जो जब हिंदी बोलते हैं तो उनका उच्चारण अलग ढंग का होता है, बोलने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ तक जाने का प्रयास करते हैं, मानक हिंदी तक जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस पे भी उनके क्षेत्र का प्रभाव रहता है। फिर भी आप समझ गए होंगे कि ये मानक हिंदी है क्या। कुल मिलाकर यही है कि इसको एक व्याकरणबद्ध तरीके से भाषा में एक रूपता स्थापित करने के लिए एक नियम बनाया गया कि यही मानकीकरण होगा। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे भोजपुरी का जो इलाका है इसमें भी बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कि बनारस की भोजपुरी अलग है, गाजीपुर की भोजपुरी अलग है, गोरखपुर की भोजपुरी अलग है। और इसीलिए कहा गया कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे बानी, इस तरीके से कहा भी गया। ठीक है ना, बहता हुआ जल कहा गया है भाषा को एक तरीके से, कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। और अगर आप बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ पर भोजपुरी का टोन अलग ढंग का है। बातें तो पूरी समझ में आएंगी, लेकिन मानकीकरण को लेकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है, ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी आप लोग अपने अपने क्षेत्र की बोलियों को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगला जो पॉइंट दिया गया था वो है राजभाषा। राजभाषा कई बार पूछ लिया जाता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए। और जब भी 14 सितंबर आता है तो हिंदी पढ़ने वालों के लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं कि ये बताइए कि हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो कई बार तो बोलती बंद भी हो जाती है, कई बार लोग समझाने का प्रयास करते भी हैं, लेकिन सामने वाला समझने का प्रयास नहीं करता है। तो फिर मैं तो बहुत डिबेट में विश्वास नहीं करता हूं, फिर भी आप यहाँ पर देखिए कि राजभाषा क्या है। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, यानी कि राजभाषा को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता हो। किसी भी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। और यहीं से हिंदी पढ़ने वालों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अंग्रेजी राजभाषा या राष्ट्रभाषा को लेकर कि अंग्रेजी है या फिर हिंदी है। हालांकि संविधान में तो बना दिया गया कि राजभाषा के तौर पर हिंदी रहेगी, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यह भी लिखा गया कि प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह सीमा 15 वर्ष के लिए थी, यानी कि अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था। लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि ये अब तक बात चली आ रही है, क्योंकि बीच में बहुत राजनीतिक घटनाएं हुई। आप अगर थोड़ा बहुत इतिहास इत्यादि पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे कि सबसे पहले विरोध का स्वर आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। वहां पर एक व्यक्ति था जो कि 72 से 73 दिन भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था, रामलू करके, और फिर उनका निधन हो गया। इसलिए आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला ऐसा राज्य है जो कि निर्मित हुआ। इसके बाद साउथ में जितने भी आप देखेंगे भारत में जो अहिंदी प्रदेश हैं वो सब क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर ही विभाजित किए गए हैं। तो इसलिए ये क्या ठंडे बस्ते में चला गया और अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं किया और बाद में ये होने लगा कि हिंदी को थोपना नहीं है। खासतौर से ज्यादातर इसका विरोध तमिलनाडु में हुआ और यहाँ पर इसी पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई। तो ये मोटी बातें थी। अब हम बात करते हैं कि इसके बावजूद केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है उनमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड। तो इन्हीं 10 राज्यों में आप देखिए कि जब जब भी चुनाव आते हैं और कमीशन से
फॉर्म निकलते हैं, इन्हीं राज्यों का आपको इंतजार करना है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लिखित परीक्षा के माध्यम से हम सफलता हासिल करें तब, और अगर कोई आपका गॉडफादर है तो फिर ये सब जरूरी नहीं है, आप कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए कि कई जो पूछते हैं कि कहाँ फॉर्म भरें, कैसे भरें, कहाँ कब निकलते हैं, तो इन्हीं 10 प्रदेशों को जरूर ध्यान में रखिए। यही एक तरीके से हिंदी पट्टी के नाम से भी, हिंदी प्रदेश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को भी रखा गया है, उत्तराखंड में संस्कृत को भी रखा गया है। तो हर राज्य में कुछ न कुछ 2 से 3 राजभाषाएं हैं। संविधान में जब हम बात करेंगे संवैधानिक स्थितियों के बारे में, तब और चीजें क्लियर होंगी। तो हिंदी प्रदेश के अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें पंजाब में पंजाबी के साथ साथ हिंदी को, बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ है। और यहाँ पर भी कामकाज क्षेत्रीय भाषाओं में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है, और धीरे धीरे लोग हल्का फुल्का हिंदी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सकारात्मक रूप में देखें तो ये है, नहीं तो फिर तो निराश होने से कोई फायदा नहीं है। ये हो गया राजभाषा का, मैं केवल अर्थ बताने का प्रयास किया था। अभी राष्ट्रभाषा की भी चर्चा की जाती है कि राजभाषा जो सरकारी कामकाजों में, राष्ट्रभाषा जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब यहीं पर सवाल उत्पन्न होने लगता है कि कौन सी ऐसी भाषा जो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि देश में कुल अगर 28-29 राज्य हैं तो सबकी अपनी अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं, और 10 इसमें से हटा दें तो हिंदी हो गया इसमें। तो क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाए? कहीं लिखा गया है लिखित रूप में? आप अगर विकिपीडिया भी देखेंगे तो भी कहीं आपको नहीं मिलेगा इस टाइप से। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय राष्ट्रभाषा शब्द ही ज्यादातर प्रयुक्त हो रहा था। जब महात्मा गांधी का आप देखेंगे या फिर अन्य जितने भी नेता थे उस समय में, तो वो राष्ट्रभाषा से रिलेटेड ज्यादा बात करते थे। लेकिन आजादी के बाद ये राजभाषा का प्रयोग, ये शब्द ज्यादा चर्चा में आया। उम्मीद है कि जिस तरफ मैं संकेत करना चाह रहा हूं आप लोग उस तरफ जा रहे होंगे। अब राष्ट्रभाषा आखिरकार कहेंगे किसको? सही मायने में बात यह है कि राष्ट्रभाषा, किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। यानी कि किसी भी देश में जिस भाषा को लोग बहुत ज्यादा बोलते हों संख्या के आधार पर, उसे राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती हो, वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। राष्ट्रभाषा के पद को किसी संविधान इत्यादि से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता ही खुद निर्धारित कर लेती है कि उसकी राष्ट्रभाषा क्या होगी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वह जो भी संख्या के आधार पर, या फिर एक तरीके से हिंदी का थोड़ा सा इसको आत्मीय लगाव भी कहा जा सकता है, भावनात्मक लगाव में अगर बोलूं तो। ठीक है, तो ये है जैसे कि हमारा हुआ, आपका हुआ, इस टाइप से। तो कुल मिलाकर जब भी आपसे कोई पूछे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप बता दीजिए कि भारत में कौन सी ऐसी भाषा है जिसको सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। तो उत्तर आएगा कि हिंदी। फिर आप पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी भाषा है जो कि भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ कर रखी है, तो भी उत्तर आएगा हिंदी। तो इस तरीके से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखित रूप में पूछेंगे तो जिस हिसाब से राजभाषा के बारे में कहा गया उस हिसाब से राष्ट्रभाषा के रूप में अभी मुझे कहीं नहीं, हालांकि डिबेट बहुत हुआ है। मैंने बताया आप सभी को कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में बड़ा जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा था। ठीक है ना, तो ये है। बाद में तो राजनीति होने लगी और देश में अलग अलग राज्य भाषा के आधार पर निर्मित होने लगे, तो ये मुद्दा थोड़ा सा कम हो गया। और कई बार सवाल उठता है ना कि वन नेशन वन लैंग्वेज, वन 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 करके चीजें चल रही हैं, तो लेकिन भाषा के मुद्दे पर कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। चलिए, हम इस पर ज्यादा चिंता करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के ऊपर। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए, ये सवाल था।
बहुत विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो यही डेट आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में ये डेट आती रहती है और आप सभी के दिमाग में होगा भी। और जल्दी ही हिंदी दिवस 1-2 महीने में आपको मनाने का मौका मिलेगा भी। और यहाँ पर लिखा गया कि हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी को राजभाषा संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि राजभाषा हिंदी और लिपि की भी बात की गई कि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये बात कही गई है। इसी में एक बात और कही गई कि जो अंक होंगे भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। जैसे पहले बचपन में आप लिखते रहोगे 1-2 ऐसे लिखते रहोगे, जिसको लिखने में अब बहुत कठिनाई महसूस होती है, तो इसलिए इसको हटाकर बोला गया कि आप अगर ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मान्य है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रूप को ही माना गया। किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष की, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी, कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा और जब तक हिंदी अपने पैरों पर न खड़ी हो जाए। बाद में सब सारी चीजें क्या हो गई? अनिश्चित काल के लिए हो गई। संविधान में राजभाषा संबंधी जो भी अनुच्छेद भाग 17 में दिए गए हैं और उसमें 343 से लेकर 351 के बीच में पूरी बातें कही गई हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितने अनुच्छेद यहाँ पर हो गए हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि कितने अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब जैसा कि हमने बताया कि 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसके बाद के अनुच्छेदों पर हम जल्दी जल्दी बात करें तो 344 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर होता है वो 344(1) के अंतर्गत ये बात कही गई है, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित बातें की गई हैं कि कहाँ पर विधानमंडल में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, या फिर अगर राज्य में संख्या के आधार पर दूसरी राजभाषा कोई बनाना चाहता है तो भी बना सकता है। तो ये तीनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित हैं। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, संसद, विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के बारे में विचार किया गया है कि हिंदी या अंग्रेजी, इस टाइप से, तो उसमें हिंदी को भी रखा गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है 349 में। 350 में बताया गया कि जन साधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई है। तो ये भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 350 को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में एक और बात कही गई, अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश दिया गया कि वो जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं या फिर उसमें उसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 350 को बिल्कुल ध्यान में रखें। अनुच्छेद 351 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के की बातें की गई हैं, तो वो हो गया 351। तो ये अनुच्छेद रहा। तो उम्मीद है कि भारत में जो राजभाषा हिंदी है, संविधान में जो इसकी संवैधानिक स्थिति है उसको आप समझ गए होंगे अनुच्छेदों के माध्यम से भी। ठीक है, अब चलते हैं संपर्क भाषा के बारे में बात करते हैं कि संपर्क भाषा क्या है। दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषा भाषी हों, जिस भाषा में बात करते हैं, जिसे दोनों अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जा सकता है। इसके नाम से ही है कि ऐसी भाषा जो दो लोगों को जोड़े। ठीक है, ए और बी अगर अलग अलग भाषा भाषी के लोग हैं तो इन दोनों को जोड़ दे, वही क्या है? संपर्क भाषा है। तो जैसे अगर भारत की ही बात करें तो साउथ में जब जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे, और साउथ के लोग अगर नॉर्थ में आएंगे
तो हिंदी में बात करेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ऐसी भाषाएं हैं जो कि हमारे देश में संपर्क भाषा के रूप में हैं। अगर दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे, अगर दोनों व्यक्ति नहीं समझते हैं तो वो संपर्क भाषा में नहीं हो पाएगा। तो छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत इसको वो नहीं है, बस इतना बस ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाषा केवल भावों और विचारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये अब धीरे धीरे तकनीकी तौर पर संचार माध्यमों में भी प्रयुक्त होने लगी। तो हिंदी संचार माध्यम में कितना प्रयुक्त हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम संचार माध्यम कहलाता है। जैसे पत्र, पत्रिकाएं, मोबाइल इत्यादि के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो हिंदी का क्या रोल है इसमें कि जन जन तक समाचारों, सूचनाओं या महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इसके दो माध्यम हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। तो आप देखेंगे कि हिंदी समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रचारित प्रसारित की जाती है, इसकी स्थिति ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें कि श्रव्य, जिसके अंतर्गत रेडियो है, दृश्य श्रव्य जिसमें टीवी है, तो अब इसमें मोबाइल को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब तो हिंदी ऐसा कोई इसमें आप नहीं देख रहे हैं संचार जो भी माध्यम बताया गया कि इसमें हिंदी अछूती हो, हर जगह इसकी मौजूदगी है। तो संचार माध्यमों में हिंदी की स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए हिंदी की क्या स्थिति है, कितनी कंप्यूटर से ये क्या फेमिलियर है या फिर अनुकूल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा के संबंध में यांत्रिक उपकरणों के विकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से दो चरणों में बांटा जा सकता है कि कंप्यूटर के पूर्व यांत्रिकरण और जब से कंप्यूटर आ गया है तब से। एक चीज आप लोग पढ़ेंगे कि पहले जब कविता भी लिखी जाती थी, कविता लोग जैसे हम आदिकाल का पढ़ेंगे, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो उस समय वाचिक परंपरा थी। ठीक है, और बहुत था तो कोई थोड़ा बहुत लिख लेता था अपने हाथों से, लेकिन बाद में यही कविताएं क्या हो गई, मुद्रित में आ गई। और फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मुद्रित भी है और वाचिक भी है। जैसे मैं जो चीज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं ये मुद्रित भी है और मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूं। मैं चाहता तो इसको स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे ऐसे ही कर देता, आप खुद पढ़ते। जैसे किताब जब हम पढ़ते हैं तो वो मुद्रित है, ठीक है, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे क्या हो गई, चेंज होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। तो उसी बदलाव में कोई भाषा कैसे सरवाइव कर रही है या फिर उसके कदम से कदम मिलाकर चल रही है, उसी के बारे में हमें बात करना है। तो अगर हम भाषा के यांत्रिकरण की बात करें तो इसकी शुरुआत टाइप राइटर से होती है। ठीक है, टाइप राइटर पहले टाइप किया जाता था, फिर धीरे धीरे चीजें आसान हो गई। आजकल तो स्थिति ऐसी है कि आप बोल देंगे तो वो टाइप हो जाएगा। ठीक है ना, तो चीजें बदल गई हैं बहुत, लेकिन शुरुआत टाइप राइटरों से हुई। फिर इसमें काफी लोगों ने काम करने का प्रयास किया। सन 1960 ईस्वी में, यानी कि आजादी के बाद ही आप देख रहे हैं कि लगभग 13-14 साल के बाद डॉक्टर V.K.R.V. राव और डॉक्टर S.M. कत्रे, डॉक्टर वी राघवन, डॉक्टर रघुवीर, रघुवीर का नाम काफी फेमस रहा है। इन्होंने जैसे कि दो पहिया, अगर दो पहिया वाहन है, ठीक है, तो इसको इन्होंने द्विचक्रिका, काफी इन्होंने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा इनका नहीं चला। ठीक है ना, जैसे कि ट्रेन को इन्होंने लव पथगामिनी इस टाइप से दिया हुआ था, तो कई बार हास्यास्पद भी हो जाता है। ठीक है ना, तो रघुवीर जो कि काफी काम किए हैं भाषा के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त बाबूराम सक्सेना का नाम हम जानते हैं, कृपानाथ मिश्र इत्यादि। इन लोगों ने काम टाइप राइटर का जो विकसित कुंजी पटल है, जिसको कीबोर्ड हम कहते हैं, उसके निर्मित करने का प्रयास किया देवनागरी में, और बहुत प्रयास किया तो कुंजी पटल में 174 संकेतों की व्याख्या की। जैसे पहले लोग ना टाइपिंग करना सीखते भी थे और कट 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 ऐसे करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे तो चीजें बदल ही गई हैं, लेकिन इतिहास आपको जानना चाहिए। तो कुछ व्यक्तियों ने प्रयास किया, इसके बाद इसमें सरकार भी शामिल होने अपना कुछ प्रयास किया, जिसमें कि 1960 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान टेली प्रिंटर नामक उद्यम प्रारंभ हुआ। तब तक देवनागरी में कुछ प्रारंभिक टेली प्रिंटर भारतीय तार विभाग को मैसर्स ऑलिवेट कंपनी ने दे दिए थे।
धीरे धीरे अब कंपनियां आ गई, वो भी काम करना शुरू कर दी। फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर आए, उनका विकास हुआ। ठीक है, तो इसमें अशुद्धियों को ठीक करने की स्वचालित व्यवस्था भी होने लगी। जैसे आप टाइप करते हैं, जहां अशुद्धि रहती है वहां पर रेड कलर दिखा देता है। तो ये तो रहा कंप्यूटर के पहले का। जब कंप्यूटरीकरण हो गया तो और भी चीजें उसमें आने लगी। तो हिंदी के तकनीकी विकास में भी काम होना शुरू हो गया। सन 1977 में हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने फोरट्रॉन नामक एक कंप्यूटर पहली बार हिंदी में उतारा। हिंदी के लिए पूरा कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम है फोरट्रॉन, याद रखिए इसको। फिर इसके बाद 1980 में दिल्ली की DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक एक मशीन शब्दमाला कार्यक्रम के लिए तैयार किया। यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द साधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। इसी समय हैदराबाद में भी काम चल रहा था और CMC नामक कंपनी ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन तैयार की। तो ये देखिए कैसे कैसे क्रम हो रहा है, जहां आज हम लोग पहुंचे हैं कि बोलने से टाइपिंग हो जाता है या फिर फोटो खींचने से भी हो जाता है। लेकिन पहले कितना लोग मेहनत करके इसका विकास कर रहे थे। नए लोग हिंदी को कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकें, इसके लिए लीला नामक एक पैकेज तैयार किया गया जो उच्चारण, लिपि तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी ज्ञान कराता है। एक अब आपने सुना हुआ एलेक्सा करके आया हुआ है, आप अगर बोल देंगे तो ये तुरंत आपको जो भी कुछ कहेंगे तुरंत इसका जवाब ये एलेक्सा दे देती है। चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, मैं यही बार बार कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो कंप्यूटर के मामले में हिंदी की स्थिति ठीक है। देखा जाए तो हिंदी टाइपिंग की मुख्यतः 3 विधियां रही हैं, रोमिंगटन, इनस्क्रिप्ट, फोनेटिक। और जब आप लैपटॉप इत्यादि में टाइप भी करते होंगे तो वहां पर किनारे में आ भी जाता है कि किस में आप टाइप करना चाहते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो इनस्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया था। कुछ समय पहले तक हिंदी यूनिकोड का फोनेटिक या ट्रांसलेशन कीबोर्ड लेआउट के 12 सॉफ्टवेयर से प्रचलित होता था। बराहा बराहा एक की इसमें फॉन्ट इसको कहा जा सकता है, उसके माध्यम से चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बहुत आसान हो गई हैं। इंडिया का इंडिक IME का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। इसके अतिरिक्त गूगल इनपुट सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी हिंदी टाइपिंग हो रही है। अब तो धीरे धीरे लोग आवाज के माध्यम से भी टाइपिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो ये था कि कंप्यूटर के मामले में या फिर कंप्यूटर के साथ हिंदी अपने को कैसे ढाली हुई है, इसका कैसे विकास हुआ, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। अब अंत में हम बात करेंगे लिपि के ऊपर, और उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग अभी भी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे क्योंकि ये आप ही के लिए इतना मेहनत से तैयार किया गया है और आपके सीटिंग प्लान को बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि आपके पास किताबें हों और आप ठीक से न पढ़ पा रहे हो, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप कम से कम 1 घंटे तो बैठकर पढ़ेंगे। लिपि का क्या है? लिपि को कहा जा सकता है कि लिखावट भाषा के सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, यानी कि भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु इसकी परिभाषा दिए हुए हैं कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि कुछ चित्राक्षर थी, कुछ ध्वन्याक्षर। इसके प्राचीनतम नमूने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के ललित विस्तर में मिलता है। इस ग्रंथ में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी बताया गया है। तो लिपि का कैसे विकास हुआ है वो आपके दिमाग में आ रही होंगी। नित्य सोडविकारणों के भाष्य सेतुबंध में भास्करानंद ने ब्राह्मी का नाम नागर यानी नागरी लिपि माना है। अब धीरे धीरे जिस देवनागरी को हम जानते हैं उसका देखिए कहां से यहां से धीरे धीरे रूप दिखाई पड़ रहा है। बूलर के अनुसार, इसमें अंग्रेजों का भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चिंतन रहा है। बूलर के अनुसार
भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया था। इनके अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिनमें 9 स्वर और 32 व्यंजन थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, जब देवनागरी लिपि भी आपको समानांतर रूप में देखना पड़ेगा कि इसमें 52 वर्ण है टोटल, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। ठीक है ना, तो हमेशा आपको देवनागरी लिपि समानांतर में अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। खरोष्टी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिमी भारत में 1000 वर्ष तक रहा। इसके प्राचीनतम नमूने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसको ध्यान में रखना है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आप ध्यान में रखिए कि देवनागरी कैसे लिखी जाती है। देवनागरी भी दाईं ओर से बाईं ओर ही लिखी जाती है, लेकिन जब उर्दू आप लिखेंगे तो उर्दू जो है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, उल्टा है। कुछ लोग ब्रह्मा से, कुछ ब्रह्म नामक आचार्य के नाम से, कुछ लोग ब्राह्मणों द्वारा निर्मित के कारण इसका नाम ब्राह्मी बताते हैं। ब्राह्मी के नामकरण को लेकर भी विवाद है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसका जो विस्तार दिया गया है ब्राह्मी लिपि का, कि पहले ब्राह्मी लिपि, फिर दक्षिणी शैली में तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपि का विकास होता है, फिर उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, जिसको कि इसके बाद कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि, फिर शारदा लिपि। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से भी सवाल सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ है? गुजरात के राजा जय भट्ट, जो कि 7वीं 8वीं सदी के आसपास में थे, उनके एक शिलालेख में हुआ है। तो देवनागरी का संबंध कहां से? गुजरात से जोड़कर आप देख सकते हैं, वहां के जो राजा जय भट्ट थे उनके शिलालेख में मिला है। ये आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। ठीक है, लिखने के लिए देवनागरी की जो भी टाइपिंग की व्यवस्था की गई सबसे पहले यूरोप में। तो ये तो देवनागरी लिपि और देवनागरी तक के यात्रा को हमने देखा। अब क्योंकि हमारी लिपि देवनागरी है तो इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां हैं जो कि आपके सिलेबस में भी दी गई हैं, उनको हमें देखना है, देख लेते हैं जल्दी से। देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली इसकी विशेषता आती है कि ये वैज्ञानिक है। ठीक है, और कई बार तो सीधे सीधे सवाल भी आ जाता है कि वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। तो किस मामले में वैज्ञानिक है? पहली बात कही गई कि एक स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित है। ये इसकी वैज्ञानिकता का पहला है। अच्छा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इंग्लिश के अक्षर होने चाहिए, मतलब इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए, उर्दू की भी हल्की फुल्की, क्योंकि तुलना करेंगे तभी इसकी वैज्ञानिकता को आप सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि एक स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। जैसे हम कंठ की बात करें तो क ख ग घ हो गया। वहीं पर अंग्रेजी की बात करें तो ABCD जो भी है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया क, जैसे तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, इनके बारे में बताया गया कि जो वर्ण एक ही वर्ग में होते हैं उनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। इसको बस ध्यान में रखना है। आगे है कि देवनागरी लिपि की अक्षरमाला भी इसी क्रम में वर्गीकृत है, यानी कि पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर इसके बाद मूर्धन्य है, फिर दंत्य है, ठीक है, फिर ओष्ठ है, उसी क्रम में है। अक्षरों के क्रम की वैज्ञानिकता देवनागरी लिपि की विशेषता है, क्रमानुसार है। जैसे बताया गया कि कंठ से श्वास धीरे स्वरों के रूप में निकलता है, उसके बाद व्यंजनों का क्रम है। रोमन लिपि में कोई स्वर कहीं है और कोई कहीं है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसमें 5 स्वर की चर्चा की गई है रोमन लिपि में, तो उनका कोई क्रम नहीं है। लेकिन लिपि में देखें, देवनागरी लिपि में तो उनका एक वैज्ञानिक क्रम है। इसकी अगली विशेषता है कि इसके अक्षरों के नाम
और इसके लिखने में भिन्नता नहीं है, एक ही टाइप से है। अगर हम क बोल रहे हैं तो क ही लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसी को के, सी, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, क्यू भी लिख देते हैं कई बार। तो ये है। अब जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं इसको पुट और इसको लिखते हैं बट, लेकिन हिंदी में हम इसको लिखेंगे बट और इसको लिखेंगे पुट। जो बोलते हैं वही लिखते हैं, कोई भिन्नता नहीं है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। देवनागरी लिपि में ये अवैज्ञानिकता नहीं है। विश्व भर की जितनी भी लिपियां हैं कुछ न कुछ उसमें कमियां हैं, लेकिन देवनागरी लिपि इसी मामले में वैज्ञानिक। एक और चीज बताई गई कि इसमें मात्रा व्यवस्थित रहती है, मात्रा की व्यवस्था की गई है कि कैसे लिखना है, कौन आगे लगेगा कौन पीछे लगेगा, ठीक है। देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है। केवल एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और अर्धवृत्त सीख लेने पर प्राय सभी देवनागरी अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। आप याद करिए कि जब आप बच्चे थे तो पहले आप ऐसे करते थे, क बनाते थे, फिर इसको ऐसे करते थे, फिर ऐसे कर देते थे, ठीक है। बड़ा मेहनत करना पड़ता था, तब जाकर हम इसको, जितना तैयारी आज हम परीक्षाओं की कर रहे हैं उतनी तैयारी इस अक्षर को बनाने में लगती थी। तो यही बात कही गई। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है। शिरोरेखा मतलब ये, उसकी अलग पहचान और अर्थवत्ता का द्योतक भी है। शिरोरेखा के उपयुक्त व्यवस्था देवनागरी में प्रत्येक एकल शब्द की इकाई को अक्षुण और शुद्ध प्रयोग में सक्षम बनाए रखती है। जैसे कपड़ा सूख रहा है, वाक्य के चारों शब्द शिरोरेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि सार्थकता को कर रहे हैं। अगर मान लीजिए शिरोरेखा को इधर उधर कर देंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर होली एक ही में लिख दिया या फिर शिरोरेखा नहीं दिया तो फिर क्या हो गया, अलग हो गया। हालांकि लिखने लिखने में हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर शिरोरेखा दे रहे हैं तो कंप्लीट दीजिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक बार लिखा गया था चंचलता, लेकिन मिस प्रिंट हो गया, चंचलता हो गया। तो एक विद्यार्थी ने लिखा कि चंच नामक लता, इसको उसने डिफेंड कर दिया, इसका अर्थ अलग ही निकाल दिया। तो वही बात है, यहाँ पर शिरोरेखा का महत्व भी है। देवनागरी में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है, उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। यह विशेषता भी केवल वैज्ञानिक लिपियों में पाई जाती है। व्यंजनों के साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे प्र, छ, त्र, ज्ञ आदि, ठीक है। ऐसा होने के कारण लेखन में स्थान बचता है। यह भी कहा जाता है कि देवनागरी लिपि कम स्थान घेरती है, कम स्थान घेरती है, लेकिन अंग्रेजी में स्थान बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है छतरी, तो आप देख रहे हैं कि बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां भी हैं, उनको भी जानना जरूरी है। पहली कमी यही बताई गई कि अक्षरों की बनावट बड़ी जटिल बताई गई। और फिर मैं आप सभी को बचपन में ले जाऊंगा कि मुझे ये वर्ण लिखने में कई बार दिक्कत होती थी, ठीक है। अभी भी मैंने देखा कि बहुत लोग ल इत्यादि ठीक से, त्र नहीं बना पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो ज्ञ भी बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, कईयों को मैंने देखा ज्ञ इस तरीके से बना देते हैं। तो क्या है, उनके लिए जटिलता है। इन अक्षरों को लिखना और सीखना सिखाना बहुत कठिन और परिश्रम साध्य माना जाता है, और कहा जाता है कि जो नन्हे बच्चे हैं उनके मस्तिष्क पर बहुत बोझ पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर बात बताई गई। और ये भी कहा जाता है कि वर्णमाला बहुत लंबी है। जहां आप इंग्लिश में देखेंगे कि इसमें कुल 26 लेटर हैं, वहीं वहीं हिंदी में आप देखेंगे कि 52 लेटर हैं। एकदम दुगना आप देख रहे हैं, तो ज्यादा है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि याद रखना भी कठिन है, एक ही टाइप के हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जैसे ख है तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। पहले झ ऐसे लिखा जाता था, बड़ी दिक्कत होती थी, फिर ऐसे हो गया। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी सी कठिनाई पैदा करते हैं। इसके बाद है कि इसमें कुछ मात्राएं जो हैं वो बाएं साइड लग जाती हैं, कुछ मात्राएं दाएं साइड लग जाती हैं। इसको लेकर भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। जैसे कई जगह पर देखा गया कि लोगों ने लिखा पति, अब ये क्या हो गया,
पत्नी जब लिखना हुआ तो ये इधर हो जा रहा है, और लेकिन कई लोग ऐसे लिख कर बैठे रहते हैं, ठीक है, तो बाद में वो लड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा कैसे गलत हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये खामियां हैं हमारी लिपि की। और कहा जाता है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, इसमें समय की बर्बादी होती है। इसीलिए जब आप लोग भी परीक्षाओं में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बिना शिरोरेखा के ही लिखित परीक्षा लिख देते हैं, लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी होती है वो पूरा लिखने का प्रयास करता है, वो इसको अनावश्यक नहीं मानता है। ठीक है, देवनागरी में कई अनावश्यक वर्ण भी हैं, जिसमें कि मैंने वर्णों के बारे में बताया, री, री, ठीक है, री, श, इस तरीके से, तो इनसे भी दिक्कतें होती हैं। कई वर्ण लेखन में प्राय एक जैसे प्रतीत होते हैं, हालांकि अंग्रेजी में भी हैं, ठीक है, सी और ई में अंतर बहुत कम हो पाता है, जैसे पी हो गया, क्यू हो गया, या फिर एम और डब्ल्यू में गड़बड़ी हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी है। इसके बारे में हमने बताया, जो इसके दोष के रूप में देखी जा सकती है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को लेकर भी भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहती है कि कहाँ पर अनुस्वार लगाएं, कहाँ पर अनुनासिक लगाएं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। देवनागरी में वर्णों को संयुक्त करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। ई की मात्रा वर्ण से पहले लगेगी कि बाद में लगेगी, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। जितने भी संयुक्त अक्षर हैं, पहले तो आप ध्यान में रखिए कि इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, क्षत्रज्ञ को। इनका प्रयोग देवनागरी को और जटिल बनाता है। ये हो गया, यही सब कुछ कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद कुछ मानकीकरण के प्रयास भी किए गए हैं। यही वही मानकीकरण जो कि आप ऊपर में मानक भाषा के रूप में पढ़े थे। तो प्रयोग किए गए तो उसमें कुछ वैयक्तिक प्रयास किए गए, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे पहले आता है। इनके इन्होंने अपने पत्र केसरी के लिए एक फॉन्ट तैयार किया, जिसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, और जिसमें कि कुल 190 टाइपों का फॉन्ट सामने आया, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद जस्टिस शारदा चरण मित्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया, जिसके माध्यम से ये भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि का निर्माण करना चाहते थे। तो ये बात हुई। फिर इसके बाद 20वीं सदी में ही सावरकर बंधुओं ने 12 खड़ी तैयार की। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसी 12 खड़ी का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपने हरिजन सेवक नामक पत्र में किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। श्याम सुंदर दास, जिन्होंने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का सुझाव दिया, उनका यह मानना था कि जैसे गंगा ऐसे लिखा जा रहा है तो ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जो शब्द लिख रहे हैं वो गलत है कि सही है। जैसे मान लीजिए मुझे चंचल लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ मानकीकरण रूप बनाने का प्रयास किया गया। कुछ संस्थाओं ने भी इसमें अपना योगदान दिया, जिसमें नाम है सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन। हालांकि हिंदी साहित्य सम्मेलन का की स्थापना 1910 में हुई थी, लेकिन 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में या फिर सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक थे काका कालेलकर। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रमुख सिफारिशें ये थी कि सावरकर बंधुओं की जो 12 खड़ी है उसको स्वीकार किया जाए। क्या किया जाए? तो यहाँ पर बोला गया कि स्वीकार किया जाए। इसके बाद सन 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार उप समिति का निर्माण किया। वैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर 1945 में इसने एक नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किया, जिसमें श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। श्रीनिवास जी जो थे महाप्राण अल्पप्राण को लेकर इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद देवनागरी लिपि के मानकीकरण में सबसे जो जबरदस्त या सरकारी प्रयास कहा जाए वो था सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति में कई ऐसे सुझाव दिए गए कि अ की 12 खड़ी का प्रयोग ठीक नहीं है, मात्राएं यथास्थान पर बनी रहें पर उन्हें व्यंजन से हटाकर लिखा जाए, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, व्यंजन संयोग में व्यंजनों के नीचे की ओर न जोड़ा जाए, व्यंजन संयोग की स्थिति में
या तो व्यंजन की पाई को हटा दिया जाए या हलंत का प्रयोग किया जाए, शिरो रेखा लगाई जाए। ये सारी बातें की गई इसमें, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसके बाद क्या था कि फिर 1966 ईस्वी में 66 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। उसमें बताया कि कैसे इस तरीके से लिखना है। तो ये आप चाहेंगे तो पीडीएफ आपको साइट पर मिल भी जाएगा शिक्षा मंत्रालय से। और इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय ने सन 1967 ईस्वी में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन किया। तो ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से हमने यूनिट 3 में जो भी सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक्स लगे हुए थे, उन टॉपिक्स पर हमने विस्तार से विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए